कुछ लड़कियां जिन्हें अचानक से ही अपहरण कर लिया जाता है, उनके ऊपर सभी टेररिस्ट बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे होते हैं, लेकिन ये औरतें किसी भी तरह से अपने देश वापस जाना चाहती है और लास्ट तक वो अपने देश वापस जाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, जानते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में ही हमें बहरान को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से घायल अवस्था में पड़ी है। वो बेहोश है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। उसके पूरे बॉडी पर धूल मिट्टी लगी हुई है। हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैथिल्डे को दिखाया जाता है। मैथिल्डे जो कि एक रिपोर्टर है, अचानक से ही वो नींद से उठती है और वो देखती है कि उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आया है। उस मैसेज को वो इग्नोर करती है और सुबह तैयार होकर वो शहर में निकल जाती है। वो उन महिलाओं से मिलना चाहती है जो कि फिलहाल अभी बागी बन चुके हैं और वो किसी भी तरह से अपने देश वापस जाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मैथिल्डा को एक फ्लाइट में दिखाया जाता है। वो खिड़की की तरफ देख रही होती है। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है। वहाँ पर कुछ लोग खाना लेने के लिए मारामारी कर रहे होते हैं। वो देश सच में बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मैथिल्डा को एक लड़की रिसीव करने के लिए आई है। वो लड़की एक्चुअल में उसकी दोस्त है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बागियों के जर्नल को, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि आतंकवादियों से सताए हुए हैं और वो किसी भी तरह से आतंकवादी के हेडक्वार्टर पर हमला करना चाहते हैं और वहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर वो वहाँ पर कब्जा जमा सकते हैं तो हो सकता है कि वो अपने देश वापस चले जाएं। सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बाहर कहती है कि हमारे पास औरतों की बहुत बड़ी फौज है, अगर आप कहते हैं तो हम सभी औरतें मिलकर उस हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। लेकिन वहाँ का जनरल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे बेवजह तुम लोगों की जान गंवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एक दूसरे रिपोर्टर को। वो मैथिल्डा का बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे मिलोगे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं और सभी एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। बाय बोलने से पहले वो बोलते हैं तुम संभल के यहाँ पर रहना। हमें नेक्स्ट सीन में बारबरा को दिखाया जाता है। मैथिल्डा उससे फ्रेंच में बात कर रही होती है। बारबरा उससे फ्रेंच में बात कर रही होती है। मैथिल्डा कहती है कि तुम्हें फ्रेंच आता है। बारबरा कहती है कि हाँ, मैं फ्रेंच स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई फ्रांस में ही हुई थी। तभी मैथिल्डा बाहर के पास्ट के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि तुम अचानक से ही ऐसे रिविलियन कैसे बन गई और तुम इस जगह पर कैसे पहुंची। अचानक से ही हमें बहरान के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां पर बहरान के बच्चे को दिखाया जाता है और उनके पति को दिखाया जाता है। मैथिल्डा उससे बातचीत कर रही होती है। मैथिल्डा बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी सारी कहानी जाननी है। हमें बहरान के पास्ट को दिखाया जाता है। बहरान जिसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आलिशान है, वो एक बड़े ओहदे पर काम कर रही होती है। वो जर्नी कर रही होती है। वो लोगों के साथ घुल मिल रहती है। वो अपने लोगों के साथ किस तरह टाइम स्पेंड कर रही होती है। जब हालात खराब नहीं हुए थे उस समय का दृश्य दिखाया जा रहा होता है। बहरान को दिखाया जाता है कि वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। रात हो चुकी है, सभी सोए हुए हैं। तभी अचानक से ही बहरान के मोबाइल पर फोन आता है। फोन पर उसे मैसेज मिलता है कि उसके देश पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को मारा जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि बाहर जिस कॉलोनी में रह रही होती है उस कॉलोनी के सभी मर्दों को मार दिया गया है। तभी हमें मैथिल्डा को दिखाया जाता है। मैथिल्डा अपने फोन पर अपने बच्चे की वीडियो देख रही होती है और अपने बच्चे को याद कर रही होती है और वो अपने अतीत के बारे में सोच रही होती है। सभी थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर रहे होते हैं। अचानक से ही एक औरत की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ औरतें अपने बच्चे को अलाट प्यार कर रही होती है। ये देखकर बाहर थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही बाहर वहाँ पर खुशियाँ मनाना शुरू कर देती है। वो सभी नाच रहे होते हैं। बाहर भी उन्हें ज्वाइन करती है और उनके साथ नाचना शुरू कर देती है। मैथ्यू जो कि रूम में सो रही होती है, अचानक से ही उसकी नींद खुल जाती है। वो कुछ खाती है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। वो अंधेरे की तरफ देखती है और उन आवाज़ों का पीछा करना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी हमें बाहर को दिखाया जाता है। बाहर बंदूक लेकर इधर उधर घूम रही होती है। तभी बाहर बोलती है कि तुम इतनी रात में क्या कर रही हो। मैथ्यू बोलती है कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। बाहर बोलती है यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से दूर निकल जाएं। दोनों एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं। मैथ्यू अपने बारे में भी बोल रही होती है और दूसरे ही तरफ मैथ्यू बाहर के बारे में भी पूछ रही होती है। बाहर हर वक्त दुखी रहती है क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो चुका होता है। बाहर अपने पास्ट के बारे में बोल रही होती है। वो बोल रही होती है कि हमें सुरक्षा के
के साथ देश से बाहर ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही कुछ आतंकवादियों ने हम पर हमला किया, लेकिन उन आतंकवादियों को हमने वहां से खदेड़ दिया। हम सभी जाकर एक शेल्टर में रुके हुए थे। हम सभी औरतों को एक रूम में रखा गया था। वहां पर सिर्फ एक ही बाथरूम था, जिसकी वजह से बाथरूम यूज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। हमें खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जा रहा होता है। हम बहुत ज्यादा दुखी थे और मैं दिन रात सोच रही थी कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलें। तभी अचानक से ही कुछ लोग आते हैं और औरतों को खींचकर लेकर चले जाते हैं। अचानक से ही बाहर को दिखाया जाता है, वो ये बात सोचकर वहां से उठ के चली जाती है। वो अभी भी सदमे में है। नेक्स्ट सीन में हमें मैथुंडा को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी से बात करती है। वो अपनी बेटी से बात कर बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो कह रही होती है कि मम्मा बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट आएगी, तुम अपने डैडी के साथ फिलहाल रहो। मैथुंडा अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। इधर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से कुछ औरतों को दिखाया जाता है। ये सभी औरतें एक दूसरे का हौसला बढ़ा रही होती है। अचानक से ही बाहर आती है। बाहर भी उस औरत का हौसला बढ़ाती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग औरतों पर कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे होते हैं। वो उन्हें पानी से भिगो रहे होते हैं और उन्हें बड़ी ही बुरी नज़र से देख रहे होते हैं। उनके साथ वो बदसलूकी कर रहे होते हैं और वो उनके साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी सोए हुए हैं। रात हो चुकी है। बारह अपने बहन के साथ सोई हुई है। वो मर्द उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। अचानक से ही बरहा देखती है कि उसकी बहन को एक मर्द उठाकर लेकर चला गया है। बरहा बार बार दरवाज़ा ठकठकाती है और बोलती है कि मेरी बहन को छोड़ दो। अचानक से ही दिखाया जाता है कि उसकी बहन को बाहर धकेल दिया गया है। बरहा घर के अंदर चली जाती है और बरहा के साथ वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी करता है। बरहा पूरी तरह से मजबूर है। वो किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाना चाहती है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी है। वो जैसे ही रूम में आती है वो देखती है कि उसकी बहन गायब है। वो अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन की जान जा चुकी है। इस बात को याद कर बाहर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी औरतें गन साफ कर रही है। वो लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। बरहा कहती है कि बहुत जल्द हमें लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। बस कुछ दिन का इंतजार है, इसके बाद हमें लड़ने के लिए उतरना ही पड़ेगा। बरहा कहती है हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे और हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे। बरहा सभी औरतों को बहुत ही ज़्यादा हौसला दे रही होती है। सभी औरतें गाना भी गाते हैं, हौसला ही अफजाई करते हैं सभी का। और इधर मैथुंडा सभी की तस्वीरें ले रहे होते हैं। तभी अचानक से ही गोलीबारी शुरू हो जाती है। सभी हरकत में आ जाते हैं और बरहा कहती है कि सभी शांत बैठो और सभी अपनी पोजीशन ले लो। सभी औरतें अपना पोजीशन ले लेती है। वो धीरे धीरे टारगेट की तरफ जा रही होती है और वो धीरे धीरे हेडक्वार्टर की तरफ भी आगे बढ़ती होती है। इधर मैथुल्डा जो कि तस्वीरें ले रही होती है, लेकिन बरहा अपनी पोजीशन को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती है। तभी एक लड़की दौड़कर मारने की कोशिश करती है उन लोगों को, लेकिन उस लड़की की मौत वहीं पर हो जाती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि सभी गोलीबारी कर रहे हैं। बरहा भी गोलीबारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को वो भी मार रही है। वो अपने दोस्त को खो चुकी होती है। इसी वजह से वो अपने दोस्त के पास जाकर बैठती है और थोड़ा बहुत दुखी होती है। गोलीबारी चलती है, धुआं उड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बरहा चुपचाप बैठी हुई है। बरहा फिर से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अब किसी को नहीं खोना चाहती है। उसने बहुत सारे लोगों को खोया है इस हालात में। वो मिट्टी देखती है। वो सोचती है कि ये मिट्टी कितना सुंदर था, लेकिन अब ये मिट्टी पूरी तरह से काली हो चुकी है। तभी उन्होंने एक आतंकवादी को मारा होता है। उस आतंकवादी को एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन को रिसीव करती है और उसे सच्चाई के बारे में पता चल जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें मारना चाहते हैं। तभी उनके हाथ में एक आतंकवादी लग जाता है। वो उस आतंकवादी से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि सारे बच्चों को वो कहां पर छुपा कर रखे हैं। बरहान उससे पूछताछ करती है और वो आतंकवादी बोलता है कि हेडक्वार्टर में बहुत सारे बच्चे हैं और शायद सभी बच्चे जिंदा हैं और इस बारे में मैं ठीक तरह से बोल नहीं सकता हूँ। बरहा कहती है कि हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, हमें सीधे उनसे लड़ाई करनी चाहिए। जनरल बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि अगर हम आतंकवादियों के हेडक्वार्टर पर हमला करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है। इसी वजह से जनरल भी हरकत में नहीं आना चाहता है। बरहा बार बार जनरल को उकसा रही होती है और वो कह रही होती है कि अब समय आ चुका है, हमें किसी भी तरह से उस हेडक्वार्टर पर हमला करना ही पड़ेगा। बरहा किसी भी तरह से इस देश को छोड़ के जाना चाहती है। बरहा बोलती है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रीट हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी हम हेडक्वार्टर तक पहुँच सकेंगे। बाहर फिर से अपने सभी साथियों को हौसला अफजाई कर रही होती है। बाहर फिर से बोल रही होती है कि हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना पड़ेगा, चाहे हम जिंदा रहें या मर जाएं, लेकिन हमें कोशिश तो जरूर करनी पड़ेगी। सभी बाहर के बातों को सुनते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सभी सफ़र पर निकलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। सभी तैयार हो चुके होते हैं। आतंकवादी के हाथों को बांध दिया जाता है और वो एक सुरंग के रास्ते जाना शुरू कर देते हैं। सुरंग में
में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसी वजह से वो टॉर्च का सहारा ले रहे होते हैं। वो सुरंग के रास्ते धीरे धीरे जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से कोई भी कुछ भी ठीक तरह से देख नहीं पा रहा होता है। सुरंग थोड़ा भूल भुलैया है, इसीलिए उन्हें चलने में तकलीफ हो रही होती है। अंदर ही अंदर बहुत सारे सुरंग बने हुए रहते हैं, इसी वजह से वो सोच रहे होते हैं कि कहीं वो भटक तो नहीं जा रहे हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि कहीं वो आतंकवादी हमें गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहा है। वो आतंकवादी सामने चल रहा होता है और उसे ही सब फॉलो कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आतंकवादी एक जगह पर जाकर फट जाता है, जिसकी वजह से बरहा अपने एक साथी को खो बैठती है। बरहा फिर से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। बरहा बोल रही होती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बोलते बोलते उसके साथी की मौत हो जाती है। बरहा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस आतंकवादी को वहीं पर मार देती है। अब उन्हें रास्ता मिल चुका होता है, उस सुरंग से बाहर निकलती है। आमने सामने का युद्ध शुरू हो चुका होता है, गोलीबारी चल रही होती है। इधर हमें बाहर के सभी लोगों को दिखाया जाता है, वो अब हरकत में आ चुके हैं। वो किसी भी तरह से हेडक्वार्टर तक पहुंचना चाहते हैं। सामने की मारामारी चल रही होती है, वो पोजीशन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। सभी थोड़ा बहुत डर भी रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर उन्हें करना या मरना है। बाहर पूरे टीम की कमान संभाले हुए है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो देखती है कि वहां पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से दहल उठती है। वो हर एक रूम की तलाशी ले रही होती है। अचानक से ही उसे एक औरत नजर आती है, उस औरत को वो वहीं पर ढेर कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया है और उनके झंडे को वहां से गिरा दिया जाता है। रात हो चुकी है, सभी डिनर कर रहे होते हैं, सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इधर मैथ्यूंडा तस्वीरों को देख रही होती है, जो तस्वीरें उसने दिन भर में खींची है। बाहर दुखी है क्योंकि वो किसी भी तरह से इस देश से बाहर निकलना चाहती है और एक नई युग की शुरुआत करना चाहती है। बाहर टीवी पर न्यूज़ सुनती है, उसमें दूसरे देश की प्रेसिडेंट बोल रही होती है कि अगर उस देश में कोई भी जिंदा है तो वो हमारे देश में जरूर आए, हम उनकी मदद करेंगे। वो एक हेल्पलाइन नंबर भी देती है और उस नंबर को बाहर पूरी तरह से याद कर लेती है। बाहर के पास्ट को दिखाया जा रहा होता है, वो छिपते छिपाते उस कॉल पर फ़ोन करना चाहती है। नेटवर्क ना होने की वजह से वो फ़ोन ठीक तरह से कर नहीं पा रही होती है। वो एक मैसेज करती है, लेकिन उस मैसेज का जवाब उसे मिल जाता है। बाहर अब सोच रही होती है कि किसी भी तरह से हमें बॉर्डर क्रॉस करना है ताकि हम जिंदा बच सकें। बाहर अपने दोस्त से बोलती है कि हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना है, लेकिन उसकी दोस्त बोलती है कि हम अगर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं तो वो हमें मार देंगे। बाहर कहती है कि हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, हम तो यहाँ पर दिन रात मर ही रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर कुछ लोगों पर नज़र रख रही है। वो बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाना चाहती है। वो छिपते छिपाते वहाँ से किसी भी तरह से निकल जाना चाहती है। हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुकी है। सभी छिपे हुए हैं और सभी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। सभी अब उस घर से निकलकर दूसरे घर में आ चुके हैं। एक ड्राइवर जो कि उनकी मदद कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे पर किसी की दस्तक हो रही होती है। अचानक से ही एक व्यक्ति अंदर आता है। बरहा देखती है कि उस महिला की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है, जो कि गर्भवती है। बाहर कहती है कि हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए, लेकिन ड्राइवर बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला तो हम तीनों को मार दिया जाएगा। उन सभी को उस ड्राइवर के घर में ही रहना पड़ रहा होता है। वो सभी अपने कपड़े बदलते हैं और वो बुरखे में आ जाते हैं। सभी अब बुरखा पहनकर रेडी हो चुके होते हैं। ड्राइवर उन्हें कहता है कि चलो अब मेरे पीछे चुपचाप चले आओ। ड्राइवर उन्हें गाड़ी में बिठाता है और उस घर को छोड़कर वहां से निकल जाता है। गाड़ी बॉर्डर के किनारे चल रही होती है, चेक पोस्ट आ चुका होता है। ड्राइवर उन्हें आईडी दिखाता है और उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने का की पेपर्स भी दिखाता है। वो बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करते हैं उन लड़कियों को उतार दिया जाता है। बरहा ड्राइवर को शुक्रिया बोलती है, लेकिन गर्भवती औरत किसी भी तरह से चल नहीं पा रही होती है। बरहा कहती है कि बस तुम्हें 20 कदम चलना है और 20 कदम चलने के बाद हम दूसरे देश पहुंच जाएंगे जहां पर तुम इस बच्चे को जन्म दे सकती हो। वो बहुत मुश्किलों के बाद वो 20 कदम पूरे कर लेती है और 20 कदम पूरे करने के बाद वो दूसरे देश पहुंच जाती है और वहीं पर वो गर्भवती अपना बच्चा पैदा करती है। दोनों ही सुरक्षित हैं और सभी उस बच्चे को देखकर थोड़ा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बाहर, जो कि एक गाड़ी में जा रही होती है। सभी एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज जा रही होती है। फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बरहा जो कि किसी भी तरह से हेडक्वार्टर पर कब्जा करना चाहती है। रात हो चुकी है, वो सोने के लिए तैयार है। सभी सो चुके होते हैं। मैथ्यूडी कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है बाहर। तभी हमें कुछ रोशनी जैसी चीजें दिखाई जाती हैं। बाहर युद्ध के हालात पैदा हो चुके होते हैं, बहुत सारी बमबारी हो रही होती है और ये सारी चीजें वहाँ की सभी औरतें देख रही होती हैं।
मैथ्यू और बहार दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। मैथ्यू सारी चीज़ें बताती है कि किस तरह वहाँ पर हमला किया जा सकता है। मैथ्यू अपने पति और अपने बच्चे के बारे में भी बता रही होती है। मैथ्यू की बच्चे और उसके पति एक्चुअल में मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो भी एक वॉर को अटेंड करने के लिए आए थे, लेकिन उसी वॉर में उसने अपने सब कुछ खो दिया था। ये बात सुनकर बहार भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। 13 नवंबर ये वही दिन है जिस दिन उस देश पर हमला किया गया था। पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमें दिखाया जाता है कि बहार अपनी पोजीशन लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। वो अब आमने सामने की लड़ाई लड़ रही होती है। इधर अमेरिकन फोर्स भी पहुंच चुकी है और उन्हें सहायता कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसके ऊपर अचानक से ही एक आतंकवादी हमला कर रहा होता है, बाहर उस आतंकवादी को देख लेती है और उस आतंकवादी को वो वहीं पर ढेर कर देती है। वो एक घर में पहुंच चुके हैं। वो किसी भी तरह से अपने बच्चे को ढूंढ कर निकालना चाहती है। बाहर को ऐसा लगता है कि शायद उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। वो सभी मिलकर हर एक रूम की तलाशी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। अचानक से ही कुछ आतंकवादियों को दिखाया जाता है, जिसे बहार वहीं पर ढेर कर देती है। तभी अचानक से ही हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से बहार और मैथ्यूंडे पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है। मैथ्यूंडे को होश आता है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती है। इधर बहार को भी अब होश आ चुका होता है। वो मलबा उड़ते हुए देखती है। उसके आंख में आंसू है। वो सोच रही होती है कि शायद अब उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अचानक से ही एक छोटा सा बच्चा आकर उसके आंख के आंसू को साफ कर देता है। वो उस बच्चे को गले लगा लेती है। वो उस बच्चे को चूमती है और रोना शुरू कर देती है। उसे उसका बच्चा मिल चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मैथ्यूडा पूरी तरह से घायल है और उसे एक गाड़ी पर जाकर लिटा दिया गया है। बाहर बहुत ज़्यादा खुश है। वो मैथ्यूडा को बाय बोलती है और मैथ्यूडा वहाँ से रवाना हो जाती है। बाहर अब उस हेडक्वार्टर की मतलब हेड बन चुकी है और वो वहीं पर रह रही होती है। मैथ्यूडा को दिखाया जाता है। मैथ्यूडा जो कि एक राइटर है, वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी और यहाँ से मैं कितने सारे एक्सपीरियंस लेकर जा रही हूँ। वो कविताओं में पूरी तरह से बह जाती है और वो अपने मन ही मन एक सुंदर सी कविता बोलती है। सॉरी दोस्तों, उस कविता के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कविता अगर आप सुनने जाते हैं तो लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। और यहीं पर इस कविता के साथ इस कहानी का भी अंत हो जाता है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।